हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि सैटरडे को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि कल संडे था तो वीकली रिवीजन हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। एशियाई पैरा गेम्स में जो भाला फेंक खिलाड़ी है सुमित अंतिल, इन्होंने अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ करके गोल्ड मेडल जीता है। हामून साइक्लोन इससे प्रभावित होने वाला देश ये बना है। बांग्लादेश राष्ट्रीय स्तर पर जो सरस आजीविका मेला है हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। ट्विटर के द्वारा अभी हाल ही में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का नया फीचर हो चुकी ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। इसके कुछ पॉइंट मिसिंग थे तो मैंने आज यहाँ पर मेंशन किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है तो डेफिनेटली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री ये फिर से रॉबर्ट ए फिको बने हैं। विक्रम वन रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद की कंपनी है और ये देश की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये फिर से शुरू कर दिया है। देश का पहला वेटलैंड शहर ये बनने जा रहा है राजस्थान का उदयपुर। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। अब आज का सवाल शुरू करेंगे कुछ पॉइंट जो मिसिंग थे ये कवर करते हुए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यदि राज्य सरकार की कोई योजना चर्चे में है तो उसके एक दो पॉइंट आप याद रख लें, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार किसी योजना को लॉन्च कर रही है तो उस योजना का अमाउंट कितना है, किस पर्पज से लॉन्च कर रही, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। तो रिसेंटली केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, इस योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना बनी है। अब यहां से ये जो पॉइंट मिसिंग था वो मैंने मेंशन किया है कि ये जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की जो सहायक नदी है ना, गोला नदी, इसी नदी का नाम मिस हो गया था, जो कि यहां से मैंने मेंशन कर दिया है। रामगंगा की सहायक नदी है गोला नदी, इसी पर ये जमरानी बांध परियोजना चर्चे में है, जिसका पर्पस है हर खेत को पानी पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड, जिसे आप देवभूमि के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। राजाजी नेशनल पार्क यही है। वैली ऑफ फ्लावर का संबंध कहाँ से है, फूलों की घाटी जिसे आप कह सकते हैं, ये उत्तराखंड से ही हो जाएगा। प्रमुख लेक्स में नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल, खुरपाताल, इसके अलावा एक रहस्यमयी झील आप रिलेट कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रूपकुंड झील या फिर रहस्यमयी झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका रूपकुंड झील ही हो जाएगी। कहाँ से रिलेट करना है आप लोगों को, उत्तराखंड से ही रिलेट कर लेना है। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम का भी उद्घाटन अभी उत्तराखंड में ही किया गया है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि सवाल ना किसी नदी से या नदी परियोजना से रिलेटेड है, तो ऑप्शंस के थ्रू भी हम उन्हीं फैक्ट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, रामगंगा परियोजना, माता टीला परियोजना। हाँ, माता टीला परियोजना से एग्जाम में सवाल बनता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत है कि माता टीला परियोजना जो है ना, इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनका ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। और बाण सागर परियोजना भी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, कौन सा प्रोजेक्ट रिलेट करेंगे आप रिलेट कर सकते हैं खंडवा में बनने वाला प्रोजेक्ट। खंडवा में ना नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट बनने जा रहा है। और कर्नाटक से कलसा बुरुंडी परियोजना, कलसा बुरुंडी परियोजना विवादों में भी थी और ये चर्चे में भी थी, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। महादेवी पानी का रूट डाइवर्ट किया जा रहा था ताकि कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हो सके, क्योंकि ये सूखा क्षेत्र है। आगे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन और भारत का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया,
तो ये आयोजित किया गया है गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी में। सबसे पहले हम इस खाड़ी की लोकेशन देखेंगे। आप ये देख रहे हैं अफ्रीका का नक्शा। अफ्रीका के नक्शे में इस पॉइंट पर आप ध्यान दें। आप लोगों ने बेसिक स्टैटिक जीके पढ़ा है कि भाई लंदन में प्राइम मेरिडियन लाइन ये ऊपर से आती हुई है ना, और यहाँ यदि मैं देखूं तो ट्रॉपिक ऑफ, नहीं माफ कीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर है, कैप्रिकॉर्न नीचे है। ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ ये है इक्वेटर की। यदि मैं यहाँ पर ग्लोब बनाई हूँ, ग्लोब में आप ये जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर है, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा है ये धरती को दो बराबर भागों में बांटती है, हालांकि काल्पनिक रेखा ही है। और ऊपर से भी यदि आप देखेंगे, एक लाइन मैंने आपको बताई थी प्राइम मेरिडियन लाइन अभी जस्ट, तो प्राइम मेरिडियन लाइन ऊपर से आ रही है और यहां से आपकी बन रही है इक्वेटर, जिसे मैंने ज्यादा हाईलाइट किया है, आप देखेंगे इसे ब्लैक कलर से कर देती हूँ। यहां से आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन और यहां से आ रही है आपकी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो जहां पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं, कई बार एग्जाम में से सवाल बना है कहां पर मिलते हैं, उस स्थान का नाम पूछा जाता है। तो ये आपका गल्फ ऑफ गिनी ही हो जाएगी, जिसकी लोकेशन अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई है ना। गल्फ ऑफ गिनी, इसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इस एक्सरसाइज के बारे में देख लें। तो भारतीय नौसेना ने पहली बार यूरोपीय यूनियन के साथ इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन है जो कि ये किया है, और इसका आयोजन अफ्रीका की पूर्वी तट गिनी की खाड़ी में किया गया। लोकेशन मैंने दिखा दी है। तो इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज आई ने सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है। यदि मैं बात करूं यूरोपियन संघ की, यहां से घास शब्द डिलीट है, मेंशन कर दूंगी। यूरोपीय यूनियन में बता चुकी हूँ 27 देशों का समूह है। पहले इसमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ करता था, लेकिन अब ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय ब्रसल्स के बेल्जियम में है। अब आप देखिए गल्फ ऑफ गिनी की लोकेशन में इधर उधर के यानी कि आसपास की कंट्रीज से यदि आप कुछ फैक्ट रिलेट कर पाए, डेफिनेटली आपको कुछ कुछ याद आएगा ही, क्योंकि मैंने आपको करंट में पढ़ा रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है टोगो, ये है गैबॉन, ये है गल्फ ऑफ गिनी। तो गल्फ ऑफ गिनी के पास ही स्थित ये जो दो कंट्री है टोगो और गैबॉन, ये रिसेंटली न्यू कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनी है। मतलब कि आप पढ़ते थे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में 54 सदस्य देश हैं, लेकिन अब अपडेटेड यदि इन दो कंट्रीज को शामिल कर लिया जाए तो 56 देश हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। अच्छा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज या राष्ट्रमंडल देश कहते किसे हैं? ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो, वही कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाती है। आगे चले। बात की जा रही है बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की। इसे भी हम मैप के थ्रू बना करके ही देख लेते हैं। जैसे ये इंडिया का नक्शा है, ये श्रीलंका है। इंडिया के नक्शे में इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और इधर यदि देखें तो ये है अरेबियन सी। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को एक चक्रवात का नाम मैंने याद कराया था। चक्रवात का नाम ज्यादा दिन हुए नहीं है, बताए हुए आप भूलेंगे नहीं। तो यहां से जो अरब सागर है जिसकी लोकेशन मैंने दिखाई है, यहां से आपको याद रखना है तेज चक्रवात। और अभी जो मैंने बंगाल की खाड़ी दिखाई है, यहां से आपको याद रखना है हामून चक्रवात। इस हामून चक्रवात को लेकर के अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया था। अब बच गया इसमें पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। यदि आप इस नक्शे को देख पा रहे हैं तो कई बार मैंने यहाँ से आप लोगों को ओमान, यूए की लोकेशन दिखाई है, तो यहीं पास यदि जाएंगे तो आपका पर्शियन गल्फ की, फारस की खाड़ी की लोकेशन बढ़ती है। ठीक है, और देखिए करंट अफेयर में मैप रखने का पर्पस ही है कि आप लोगों का जियोग्राफी पोर्शन भी स्ट्रांग हो सके, आपका स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज कम से कम आज इस वीडियो को आप कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी मैं यहाँ 10 से 12 दिन तक अब्सेंट रहने वाली हूँ। चैनल को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया ही है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ही स्टिक रहूंगी। बस थोड़े गैप की ज़रूरत है इसमें, 10-12 दिन बाद मेरी फिर से वापसी होगी, है ना। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पर सपोर्ट बनाना है, ताकि यही हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। एडिशन है 7वां। दिल्ली में भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। थीम इसकी थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 जो रहा, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमुख अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सके। अब उद्घाटन इसका भारत मंडपम में हुआ है, तो आपको तुरंत ही G20 याद आना चाहिए,
क्योंकि दिल्ली में भारत मंडपम में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तर्ज पर आयोजित किया गया था। इसी भारत मंडपम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा, मतलब कि नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा दुनिया की इसी भारत मंडपम में स्थापित की गई थी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के एलजी यानी कि उपराज्यपाल हो जाएंगे। दिल्ली जो है ये सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर रहा है। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया यदि आपसे पूछा जाए तो ये मुंबई में हो जाएगा। देश का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक ये इंडिया गेट के पास ही दिल्ली में हो जाएगा। यही ना कर्तव्य पथ है, जिसे आप पहले राजपथ के नाम से जानते थे। अभी लाल किले में, मतलब कि ये सेलिब्रेशन तो होता है रिपब्लिक डे का। अभी जो 2024 में रिपब्लिक डे आ रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन। अब दिल्ली से और क्या रिलेट कर सकते हैं? G20 आयोजित तो किया ही गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 141वीं बैठक रही, ये आयोजित की गई है मुंबई में। इंदौर में इस साल का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये जनवरी फरवरी के टाइम में आयोजित किया गया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। देश का पहला पर्पल फेस्ट, चलिए पर्पल फेस्ट यहाँ से नहीं, अभी जो चर्चे में है वो मैं रिलेट कर लेती हूँ। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये गोवा में शुरू हुए हैं, जिसका मस्कट आपको याद रखने की जरूरत है, ये हो जाएगा मोगा। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की किस टीचर ने ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन पाया है? तो इसमें नॉमिनेशन मिला है दीप नारायण नायक को। ये बिलोंग करते हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अब इसके जो टॉप 10 फाइनलिस्ट है, इसमें एक में इन्हें स्थान मिल गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित जो वर्की फाउंडेशन है, इसके द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ये बने थे, महाराष्ट्र के ही टीचर हैं रंजीत सिंह दिसाले, इन्हें मिला था। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता है, ये हुगली नदी के किनारे है। इसी हुगली नदी पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जानी है। ठीक है। इस साल के लास्ट तक चला दी जाएगी ये। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। बक्सा, गौरूमारा, जल्दापारा, सिंगलीला यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल के ही प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। ये मिला था 2004 में। पूछा जाए किस प्रोडक्ट को मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और यूनेस्को का यहाँ पर डिस्कशन है, तो मैं आपको बता दूं, यूनेस्को में अब भारत के टोटल 42 स्थल शामिल हो गए हैं, जिसमें कि 41वां स्थल जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का ही है, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और 42वां इसमें हो जाएगा कर्नाटक का होयसला टेम्पल। तपन सकैया है जो, इन्हें असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। 2022 में इसके विजेता रतन टाटा जी थे। मैथ्स का नोबल कहा जाने वाला जो एबल प्राइज है, इस साल का किसने जीता है? लुइस कैफरली ने जीत लिया है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूएचओ ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो रिसेंटली जो माफ कीजिए ये नाम मिसिंग है, सारंगदेव, ऑप्शन में मैं रखना भूल गई हूँ, सारंगदेव आंसर होगा। इन्हें डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया। कोई बात नहीं, मैं 5 ऑप्शन यहाँ से मेंशन कर दूंगी। प्रोफेसर सारंगदेव जो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा टीबी के लिए रणनीति और तकनीकी सलाहकार के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। हालांकि भारत में टीबी मुक्ति का लक्ष्य आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया, 2025 रखा गया है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हालांकि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशंस ही है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम केबेरियस हो जाएंगे। अरिंदम बागची ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अमित क्षत्री की यदि मैं बात करूं, तो नासा के मून टू मार्स पहल के लिए ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, जबकि रिसेंटली यूट्यूब के सीईओ इसमें हो जाएंगे नीलमोहन। आगे चलते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर ये किस देश के राजा चुने गए हैं? तो ये रिसेंटली मलेशिया के राजा चुने गए हैं। ठीक है। ये यहाँ के 17वें क्रम के राजा चुने गए हैं। मलेशिया
जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशिया रिंगित। भारत और मलेशिया के बीच में भी हाल ही में हरिमो शक्ति अभ्यास जो कि मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक जल संधि बताई थी जो कि आपको याद रखना है, मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट भी आप जिसे कह सकते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजा मतलब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा चुने गए हैं। हालांकि एक केबीसी में सवाल पूछा गया था कि चांसलर का पद किस देश से संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है और जर्मनी के चांसलर अभी वर्तमान में ओलाफ जोल्फ हैं। और यूएई की यदि मैं बात करूं, यूएई के क्राउन प्रिंस कौन है, तो वर्तमान में यूएई के क्राउन प्रिंस ये हो जाएंगे शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। मतलब ये इन्होंने अ, शेख खालिद भी आप इन्हें कह सकते हैं, ये यहाँ के क्राउन प्रिंस है, शेख खालिद। ये अल नहान के ही बड़े बेटे हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है मनोज पांडे इन्होंने किया है। ये सैन्य प्रशिक्षुओं को हवा में और पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फॉल स्थितियों का ट्रेनिंग देने में हेल्प करेगी एक प्रकार से। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने भी ताल शब्द वाली लेक हैं, नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल, ये सभी आपके उत्तराखंड में आएंगे। ताल में सिर्फ हम भोज ताल याद रखें, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बस चंदा मामा, सूरज मामा, चंद्रताल, सूरज ताल आपको हिमाचल प्रदेश से याद रख लेना है। यहाँ जो प्रमुख लोक नृत्य होते हैं इसमें लामा, जापरो, जातरू, क्यांग, चंगर, छम, ये सभी मैंने मेंशन किया है। नेशनल पार्क में पिन वैली, पिन पार्वती लिखा है, पिन वैली नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा और इंदर किला नेशनल पार्क आप लोगों को रिलेट कर लेना है। अब कर्नाटक से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इस साल हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक की हुबली में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में अभी हमने जस्ट सोलर प्लांट देखा है खंडवा में नर्मदा नदी पर। हाल ही में लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो लेस शिप्स महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कुछ मैंने मेंशन किए हैं जैसे कि जियो मार्ट ने भी अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना एम्बेसडर बनाया था। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को, वुमेन फैशन ब्रांड डब्ल्यू के एम्बेसडर अनुष्का शर्मा, हालांकि पूमा की भी एम्बेसडर रही। सात्विक सोलर रोप्स के रविंद्र जडेजा, स्वराज ट्रैक्टर के लिए महेंद्र सिंह धोनी, सेंचुरी मैट्रिक्स ने पीवी सिंधु को और इंडियन ऑयल ने संजय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनाइटेड नेशंस, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यूनिसेफ के द्वारा इंडिया का एम्बेसडर, यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये आयुष्मान खुराना को बनाया है। ठीक है। और आलिया भट्ट ये गुशी की ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राव ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इजराइल हमास की जंग रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसके दौरान जो वोटिंग हुई, भारत का क्या रवैया रहा है इसमें? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है। अभी इजराइल हमास जंग चल रही है। मैंने बताया भी था कि भाई इस हिंसा के माहौल में भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया है। तो ऐसे में इस देश के बीच में जंग रोकने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया, इसमें भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है। तो वोटिंग जो हुई है इसमें देखिए, फेवर में 120 देशों ने वोट किया, इसके अगेंस्ट यानी कि इसके विरोध में 14 देशों ने, और अपसेंट 45 देश इसमें अनुपस्थित रहे, यानी कि न हाँ कहा न ना कहा। तो भारत का रवैया इसमें वोटिंग में ही हिस्सा ना लेना था। ठीक है। अभी 27 अक्टूबर को ये मतदान रहा था। 120 देशों ने प्रस्ताव में समर्थन किया। प्रस्ताव में समर्थन में देने वाले देशों में चाइना, रशिया, जॉर्डन ये सभी शामिल हैं। विरोध करने वाले देशों में इसराइल, अमेरिका शामिल है। और अपसेंट देशों में भारत इसमें शामिल था। भारत के अलावा यूके, यूक्रेन, इटली इसमें शामिल है। ठीक है। दुनिया में मोबाइल फोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान है दूसरा। अभी मैंने बताया ना 7वीं मोबाइल कांग्रेस जो कि दिल्ली में आयोजित की गई, इसी में बताया गया है कि भारत अब मोबाइल फोन के निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर है और 2 लाख करोड़ के निर्यात के साथ दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। मोबाइल फोन अब
जो भारत है ये 70 देशों में निर्यात कर रहा है। गूगल ने भारत में पिक्सल 8 बनाने की घोषणा की है और सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल आईफोन 15 पहले से ही यहाँ बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था एप्पल 15 ने आईफोन ने 15 के विनिर्माण के लिए टाटा के साथ समझौता किया है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने कि अपना दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना ये उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 81 में ये लगभग 4-5 साल हो गए स्थापित किए हुए और तब से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। चलिए, ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो पॉपुलेशन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। चौथा स्थान सैन्य व्यय यानी कि भारत अपने देश के सैनिकों पर जो पैसा खर्च करता है उसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। अभी भी टॉप पर इसमें अमेरिका ही है। मैंने कल आपसे पूछा था सखारो पुरस्कार के विजेता जो कि जीना महसा अमीनी, आज का सवाल है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।